नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेंटेनेंस बुक। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मैकेनिकल मेंटेनेंस और उसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे मैं आपको आज ये एक्सप्लेन करूँगा। तो इसकी पूरी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मेंटेनेंस का मतलब क्या है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। और आगे आगे पूरा जितने भी मैकेनिकल मेंटेनेंस के रिलेटेड इक्विपमेंट्स होंगे, उसके टॉपिक्स और उसके पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो कि पर्टिकुलर आपको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। और जो नॉलेज मैंने गेन किया है ऑन प्रैक्टिकली नॉलेज, क्योंकि मुझे मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है फील्ड मेंटेनेंस का, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जो आपको बुक्स में या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना मिले, जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो भी टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है, दूसरा उसका इम्पोर्टेंस, उसकी टाइप और शॉर्टकट कीज, क्योंकि सब चीज़ सीखने के लिए और रिमेम्बर रखने के लिए हमको शॉर्टकट की पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो यहाँ का आज का डिस्कशन का मेन जो टॉपिक है मेंटेनेंस, पहले तो मेंटेनेंस हम सीखेंगे कि मेंटेनेंस क्या है। तो मैंने बहुत ही इजी वे में एक डेफिनेशन रेडी की है कि मेंटेनेंस मतलब रिस्टोर ओरिजिनल फॉर्म में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ओरिजिनल फॉर्म में हमको रिस्टोर करना है, मीन्स रिस्टोर द ऑब्जेक्ट इन इट्स इनिशियल और ओरिजिनल फॉर्म। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हम नई कंडीशन में तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी जो इनिशियल कंडीशन थी जहाँ पे वो बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहता है, वो कंडीशन में उसको रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊँ तो हमारे घर पे कुछ भी चीज़ हो या कोई भी हमारे पास सपोज एक साइकिल हो या कुछ भी हो, तो वो ओवर अ पीरियड उसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो हम उसको मेंटेनेंस करके वापस नई जैसी बना सकते हैं। हाँ, नो डाउट उसका नया लुक, नई प्रोफाइल हम नहीं ला सकते, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, तो उसको हम मेंटेनेंस बोलेंगे। तो उसको अचीव करने की काफ़ी सारी मेथड्स है, जो हम आगे टाइप ऑफ मेंटेनेंस में वो सीखेंगे। और स्पेशली जो हम मशीन की बात करें, तो मैंने आपको बताया वैसे कि मशीन को जो है ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन में रिस्टोर करना, उसका मतलब मेंटेनेंस है। तो ये मतलब एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है जो आप किसी को भी समझाने में बहुत इजी रहती है। और अभी हमको इम्पोर्टेंस जानना जरूरी है कि इम्पोर्टेंस क्या है। मेंटेनेंस तो है, लेकिन मेंटेनेंस तब ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है जब उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो। तो इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि आज जो हमारे कंट्रीज़ जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे नई ओल्ड टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे मशीन्स यूज़ होते हैं। तो उसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम राइज़ होता है, साथ-साथ स्पेयर पार्ट के रिलेटेड। क्योंकि सबको पता है कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले हैं, काफ़ी सारे अप्लायंसेस भी हमारे घर पे ऐसे होते हैं जिसके स्पेयर मिलते नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि उसको फेंकना पड़ता है, क्योंकि स्पेयर अवेलेबिलिटी नहीं होती। और दूसरी कंडीशन कि हम ऐसा सोचे कि हम कोई मशीन को ऐसी कंडीशन में ना आने दें कि उसमें अर्जेंट स्पेयर की रिक्वायरमेंट राइज़ हो और हमको मिले ही नहीं। तो तब जाके ये मेंटेनेंस की जो स्ट्रेटजी और मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं और उसके हम कैसे फॉलो करते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल हो जाता है। तो सम ऑफ स्पेयर पार्ट आपको पता हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेंसिव होता है, इन वेरी डिफिकल्ट टू रिसीव ऑन टाइम बिकॉज लॉन्ग लीड टाइम। तो उस टाइम पे हम कौन सी मेंटेनेंस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट और एक क्रूशियल स्ट्रेटजी हो जाती है। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट ज़रूरी है, और उसके लिए हम लोग आगे मेंटेनेंस मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है, उसमें टाइप ऑफ मेंटेनेंस हम आज स्टडी करेंगे। तो टाइप ऑफ मेंटेनेंस जो है, उसमें नॉर्मली जो ज़्यादातर कन्वेंशनल जो भी प्रैक्टिस है, जो मैक्सिमम यूज़ होती है, वही हम डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो नॉर्मली जो टाइप ऑफ मेंटेनेंस है, उसमें फर्स्ट है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस देख लिया, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। तो ये 4 स्ट्रैटेजी ज़्यादा यूज़ होती है। एक करेक्टिव मेंटेनेंस भी रहता है, वो हम एज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम यूज़ करते हैं। तो हम पहला
फर्स्ट हम देखेंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? तो एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है कि आप देख सकते हो कि ब्रेकडाउन मतलब फिक्स इट व्हेन इट ब्रोक। तो आपको इसका मतलब है कि आपको तभी उसको फिक्स करना है जब ये ब्रोक हो जाए, मतलब टूट जाए। कोई भी चीज टूटने के बाद उसको हम रिपेयर करते हैं या मेंटेनेंस करते हैं तो वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में आता है। सपोज एक मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूँ तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की बैरिंग सीज हो गई या पंप रन को बंद हो गया, उसकी कुछ उसमें कुछ ब्रेकडाउन हो गया, कुछ साफ टूट गया, कुछ भी हुआ हो, उसके बाद उसको मेंटेनेंस में लेते हैं, तब तक उसको कुछ नहीं करते। जो कंडीशन में वो कंडीशन में चलने रहते हैं और जब तक वो फुल्ली ब्रोक डाउन ना हो जाए तब तक उसको मेंटेनेंस में नहीं लेते हैं। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। उसमें ये है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंटेनेंस टेक्निक्स है। बहुत ही पुरानी टेक्निक है, पहले काफ़ी टाइम ये यूज़ होती थी। अभी नो डाउट अभी ये स्ट्रेटजी बहुत कम यूज होती है क्योंकि काफी सारे टूल्स अवेलेबल हो गए। दूसरा कि ये स्ट्रेटजी उसमें रूटीन मेंटेनेंस कोई नहीं रहता है। तो जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूं, तो हम लोग हमारे घर पे जो कार या बाइक होती है उसको हम एक पीरियोडिक मेंटेनेंस करवाते हैं, साल में एक बार करवा लेते हैं। नॉर्मली टू व्हीलर में कोई नहीं करवाता है, फोर व्हीलर होती है उसमें हम लोग एक साल में एक मेंटेनेंस करवा लेते हैं, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, वो एक रूटीन मेंटेनेंस हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कुछ डैमेज नहीं होगा तब तक उसको या ब्रोक डाउन नहीं होगा तब तक वो मेंटेनेंस में नहीं लेते। तो ये जो टेक्निक है उसमें करेक्टिव मेंटेनेंस यहाँ पे हम लोगों ने बताया, वैसा ये जो करेक्टिव मेंटेनेंस है, तो करेक्टिव मेंटेनेंस को यूज किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब उसको करेक्ट करते हैं, जैसे कि पार्ट को रिप्लेस करके या फिर उसको रिपेयर करके। उसके बाद उसके जो एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस ये है कि सम सम टाइम इट्स लो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो रहता है, क्योंकि नो रूटीन कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। आप जब मतलब डैमेज होता है तभी आपको रिपेयर करना है, तो रूटीन मेंटेनेंस की जो भी कॉस्ट है वो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। उसके काफ़ी डिसएडवांटेज भी है, लेकिन वो प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेंटेनेंस कम कम हो जाता है। दूसरा मिनिमम स्टाफ रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया वैसा कि रूटीन मेंटेनेंस नहीं है तो आपको जब मैन पावर कब चाहिए कि जब कोई मेंटेनेंस करना हो, तब तक कोई मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो डिसएडवांटेज में है वो ये है कि इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट इंक्रीज होता है ड्यू टू अनप्लान डाउन टाइम ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि आपको इसमें पता ही नहीं रहता है कि कब इसमें हमको मेंटेनेंस में लेना है। आप कुछ भी आपके पास रेडी नहीं रहता है, मतलब आप प्री प्लान नहीं कर सकते हो। कभी भी ये मेंटेनेंस में आ सकता है, कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है और आपको सडनली ये सब चीज़ें अरेंज करना है। जैसे कि मैन पावर को एक साथ अरेंज करना पड़ेगा, जो स्पेयर आपके पास अवेलेबल नहीं तो उसको एक साथ अवेलेबल करना है। तो वो सब चीज़ों की वजह से उसका एक कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरा, हाई लेबर कॉस्ट ड्यू टू ओवर टाइम्स एंड इनसफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर। लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाता है क्योंकि आपको कुछ ब्रेक डाउन में आता है तो उसको कुछ टाइम पीरियड में, जो टाइम बाउंड पीरियड है उसमें उसको रेडी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करवाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे एक डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो दूसरा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये दूसरी टाइप है और ये सबसे क्रूशियल मेंटेनेंस प्रैक्टिस मानी जाती है। उसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमबी बोलते हैं। और ज़्यादातर ये जो है ना मेंटेनेंस काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में, ऑयल एंड गैस, केमिकल इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है ये, और ये सबसे सक्सेसफुल प्रैक्टिस है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि फिक्स इट बिफोर इट फेल। आपको फेल होने से पहले ही उसको फिक्स कर लेना है, इसीलिए कोई भी इमरजेंसी क्रिएट ना हो। सेकंड, तो टाइम बेस्ड मेंटेनेंस स्ट्रेटजी, जैसे कि मैंने बताया कि एक पीरियोडिक शेड्यूल फॉलो किया जाता है कि उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कुछ चेक पॉइंट रहते हैं, कुछ चेकलिस्ट रहता है। वो हमको रूटीन उसके क्रिटिकलिटी के हिसाब से उसमें करने हैं। सपोज हफ्ते में एक बार उसको चेक करना है तो वो करना है। किसी को 2 दिन में चेक करना है, किसी को मंथ में एक बार चेक करना है, किसी को 6 मंथ में एक बार चेक करना है। तो ये टाइम बेस्ड मैनेजमेंट मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है। दूसरा, शेड्यूल मेंटेनेंस, जैसे मैंने बताया। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें विजुअल इंस्पेक्शन, कुछ छोटा-मोटा रिपेयर करना हो मेड ड्यूरिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इफ रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है टू इंक्रीज
रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। अभी रिलायबिलिटी क्या है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो भी क्वेश्चन काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए वो बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। तो ये मेंटेनेंस में जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसके एडवांटेज ये है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, रिड्यूस इक्विपमेंट फेलियर। कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम भी बचाता है, हमको इमरजेंसी क्रिएट होने से बचाता है, प्रोडक्शन लॉसेस को सेव करता है, और रिड्यूस इक्विपमेंट फेलियर फेलियर बहुत ही कम कर देता है। तो मैं तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये इसीलिए है क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में हम कुछ चीज़ों का ब्रेक होने का वेट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक चीज़ की वजह से काफ़ी सारे और भी कुछ डैमेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूँ इंडस्ट्री में, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक बेयरिंग डैमेज होने से काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। कभी-कभी उसका शाफ्ट भी फेल हो जाता है, कभी मैकेनिकल सील भी उसकी फेल हो जाती है, कभी वियरिंग भी उसमें वियर हो जाता है, तो वो एक साथ काफ़ी सारा कॉस्टिंग उसमें बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन बेयरिंग डैमेज होने से पहले हम बेयरिंग को ही बदल देते हैं तो बाकी सब डैमेज रुक जाएगा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। और इसमें जो बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20% कॉस्ट सेविंग और मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस 15 से 20% आप कॉस्ट का सेविंग कर सकते हो। उससे ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। और डिसएडवांटेज ये है कि मैन पावर इंटेंसिव, आपको रूटीन चेक करवाना है तो आपको कंटिन्यूस एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है जो रेगुलर बेसिस पे होता है। और दूसरा, कैटास्ट्रोफिक फेलियर स्टिल लैग होगा। कैटास्ट्रोफिक फेलियर कभी हो जाता है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से आपका कभी फेलियर होगा ही नहीं। काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन जो होती है जो मतलब अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो कंडीशन में वो कैटास्ट्रोफिक फेलियर होने के मैक्सिमम चांसेस है। जैसे कि कोई ऐसी कुछ सपोज, एक बार फिर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का एग्जांपल लूँ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऑयल लीक हो गया या कुछ भी और प्रॉब्लम हुआ, ऑयल नहीं रहने से वजह से जो बेरिंग फेल हो गया, तो वो एक डिसएडवांटेज, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सब कुछ चेक किया जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उसके जो ऑयल रोकने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का शाफ्ट आपको पता है घूमता रहता है, तो दोनों तरफ एक ऑयल डिफ्लेक्टर या ऑयल आइसोलेटर होता है। कभी-कभी उसमें ओवर अ पीरियड कुछ ओरिंग खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो सडनली कोई भी ऑयल निकल के वो बेरिंग फेल हो सकता है, तो वो फेलियर को इसमें हम बचा नहीं सकते। हो सकता है। तो वो एक हो गया। और तीसरी टेक्निक, 2 देख ली हमने, ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव, और अभी ये है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। उसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीएम बोला जाता है। नॉर्मली ये मेंटेनेंस प्रैक्टिस नाउअडेज सब इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर ये भी यूज़ किया जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो यूज़ होता ही है, साथ में ये भी मेंटेनेंस प्रैक्टिस जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें होती है, और ये इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि पीडीएम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पीडीएम एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का जो शॉर्ट फॉर्म है कि फिक्स इट व्हेन इट स्टार्ट टू फेल। इसको हमने आगे क्या देखा प्रिवेंटिव में कि फेल होने से पहले हम उसको फिक्स कर लेंगे, लेकिन इसमें तो फेलियर स्टार्ट होने से पहले ही हम, मतलब फेलियर को स्टार्ट ही नहीं होने देना है। तो स्टार्ट नहीं होने देना मतलब कि जस्ट इनिशियली कुछ इंडिकेशन मिले तभी उसको हम अटेंड कर लें, मतलब अटेंड कर लेना है, तो वो यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट है। तो इसमें क्या किया जाता है कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ इक्विपमेंट, उसका परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है कि उसमें फॉर एग्जांपल कि आप समझ लीजिए आप एक बाइक राइड कर रहे हो या फिर आप साइकिल चला रहे हो, कुछ भी, जो आप रेगुलर चलाते हो तो आपको पता है कि वो कैसे चलती है। उसमें थोड़ा भी चेंजेस आएगा ना तो आपको तुरंत उसमें पता चलेगा कि हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ एब्नॉर्मैलिटी है, वो आपको तुरंत ऑब्जर्व। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में ऐसा है कि उसका परफॉर्मेंस जो इनिशियल कंडीशन से जब भी स्टार्ट करते हैं उससे कंटिन्यूस मॉनिटर करके उसको कंपेयर किया जाता है कि हाँ, ये नॉर्मल ऐसा चल रहा है, उसमें कुछ भी डेविएशन आता है तो उसमें हमको पता चलता है कि पहले इतने पे चल रहा था, ये सब उसके पैरामीटर्स थे, उसके बाद पैरामीटर में ये चेंज आए, उसके बाद ये चेंज आए, तो वो पैरामीटर चेंजेस से हम उसका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हैं और उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कुछ उसमें प्रॉब्लम है, एब्नॉर्मैलिटी है या नहीं है। दूसरा, उसके लिए वेरियस टूल एंड टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है अपार्ट फॉर प्रिडिक्ट द कॉज़, कि कॉज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ
तो एक जो वाइब्रेशन एनालिसिस और वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में आती है। वो एक एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम वाइब्रेशन मॉनिटर करके काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बचा सकते हैं। जैसे कि जस्ट वाइब्रेशन एक पूरे इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी बहुत सारी बढ़ा देता है। तो वाइब्रेशन क्या है? उसमें क्या-क्या देखा जाता है? उसमें कौन से ट्रेड ट्रेंड फॉलो होता है, क्या है? वो सब मैं एक उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा वाइब्रेशन के लिए। तो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में वाइब्रेशन मॉनिटरिंग पर वो भी उसमें आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाइब्रेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, ल्यू बॉयल भी एनालिसिस होता है। मोर इकोनॉमिकल अप्रोच फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस, बहुत ही इकोनॉमिकल अप्रोच है क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप आराम से बैठ के जो भी इकोनॉमिक वे है, आप उससे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि कोई भी इमरजेंसी या एक सडन अरेंजमेंट से आप बच सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि इसमें ल्यूप ऑयल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूँगा कि सपोज़ एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। मैं बार-बार सेंट्रीफ्यूगल पंप बोल रहा हूँ क्योंकि अ, जैसे कि ऑयल एंड गैस है, रिफाइनरीज़ हो या फिर केमिकल इंडस्ट्री हो, उसमें मैक्सिमम मैकेनिकल के एक फ़ील्ड के मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल के कोई भी ग्रेजुएट, डिप्लोमा कोई भी स्टूडेंट हो, उसको एक बेसिक चीज़ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप वो आएगा ही, कोई भी इंडस्ट्री हो। इसीलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एग्जांपल है कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है सपोज़, उसका ऑयल में कुछ प्रॉब्लम मिलता है ल्यूब ऑयल एनालिसिस से, तो ऑयल ही बदलने से हम बेयरिंग को बचा लेंगे। तो बहुत इकोनॉमिक वे होगा। ये पता ही नहीं चलेगा हमको, सपोज़ ये हम प्रेडिक्ट ही नहीं करते और पता ही नहीं चलता है लूब ऑयल का, तो उससे क्या होगा कि वो ओवर अ पीरियड बेयरिंग खराब हो जाएगा। तो बेयरिंग का कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि हम पूरा उसको रिप्लेस करना, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका डाउन टाइम वो सब मिला के बहुत ही कॉस्टली हो जाता है कंपेयर टू एक ल्यूब ऑयल चेंज करना, राइट? तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। उसका एडवांटेज है कि इंक्रीज लाइफ एंड रिलायबिलिटी, जैसे मैंने बताया, रिड्यूस डाउन टाइम और क्वालिटी मेंटेनेंस बोल सकते हैं क्योंकि ये मतलब पहले से आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो और इम्प्रूव वर्कर एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, सेफ्टी भी इम्प्रूव हो रही है। कैसे? जैसे कि कुछ कैटास्ट्रोफिक फेलियर होने से कोई सपोज सराउंडिंग एरिया में काम कर रहा हो, कोई कैटास्ट्रोफिक फेलियर होता है, तो उससे काफ़ी टाइम कभी फायर हो जाती है, कोई ऐसी हैज़ार्डियस मटेरियल हो, कभी मैकेनिकल सील फेलियर हो जाती है, तो कुछ हैज़ार्डियस मटेरियल को स्प्रेड होता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज़ होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ प्रिवेंट हो जाती है क्योंकि आप फेलियर को ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके उसको अटेंड कर रहे हो। उसके भी डिसएडवांटेज है। सब चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं। तो ये है कि हायर कॉस्ट टूल रिक्वायर टू डायग्नोस्टिक द इक्विपमेंट, इसके लिए बहुत ही हाईली कॉस्टिंग वाले टूल्स आते हैं, जो कि वाइब्रेशन मॉनिटरिंग की हमने बात किया, ल्यूब ऑयल एनालिसिस की बात की, तो उसके लिए बहुत ही हाईली एक कॉस्टली और उसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि सब लोग ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके लिए लेवल 1 2 ऐसा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कभी-कभी कोई इंडस्ट्री में अलग से रहता है कि जो ये पूरे वाइब्रेशन सिस्टम, ल्यूब ऑयल उसको सबको एनालिसिस करके रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो ये थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ता है। दूसरा, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन स्टाफ ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेन स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है ये सब प्रिडिक्शन और एनालिसिस करने के लिए। और ये हमारा फोर्थ जो मेंटेनेंस प्रैक्टिस है वो है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस हमने तीन देख लिए, तो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस क्या है? प्रोएक्टिव मेंटेनेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे फिक्स इट बिफोर इट स्टार्ट टू फेल। उसमें हमने क्या किया, जैसे कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हमने देखा कि हमने स्टार्ट जैसे स्टार्ट हुआ वैसे हमने उसको वहाँ पे ही रोक लिया। इसमें तो स्टार्ट ही नहीं होने देना है। समझ लीजिए, फिक्स इट बिफोर इट स्टार्ट टू फेल, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही हमको वो फिक्स करना है। अभी ये आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये भी पॉसिबल है। ये न्यू अप्रोच है मेंटेनेंस स्ट्रेटजी का, जो हमने प्रीवियस ट्रे देखा उससे, और ये डिसिमिलर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से। डिसिमिलर में क्या है कि उसमें रूटीन हम लोग चेक करते रहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। इसमें हमको क्या करना है कि प्रोएक्टिव मेंटेनेंस जो है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, मॉनिटरिंग एंड करेक्शन ऑफ रूट कॉज ऑफ इक्विपमेंट फेलियर। जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री हो कि कोई चीज़ कैसे फेल हो सकती है। हमको पता है कि ये चीज़ के फेल होने के ये रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हम
गड्ढे वाले रोड हो या खराब रोड पे हम लोग बाइक चलाएंगे तो हमारे जंपर खराब हो सकते हैं, या फिर अच्छा रोड नहीं हो तो हमारे टायर में पंक्चर हो सकता है, तो ये सब हमको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट कोज एनालिसिस कि कोई इक्विपमेंट कैसे फेल हो सकता है, और उसके लिए सपोज कोई आगे की हिस्ट्री हो जिसमें वो फेल हुआ हो, तो हम उसको देखेंगे कि ये फेल होने का रीज़न क्या था, और वो चीज़ को हम पहले से ही इम्प्लीमेंट करके उसको हम वहाँ पे रोक सकते हैं, कुछ चीज़ को अराइज होने से ही रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल अप्रोच है फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस। तो ये प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में आता है, तो इसमें हमको एक्टिव रहना है, नाम ही इसका बता रहा है कि प्रोएक्टिव। तो एडवांटेज देखा जाए तो मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रेटजी है मिनिमम फ्रीक्वेंट फेलियर। फ्रीक्वेंट फेलियर जिसका हो रहा है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक है। फ्रीक्वेंट फेलियर की बात करो तो कभी कभी कोई इक्विपमेंट ऐसा होता है कि साल में 3 से 4 बार फेलियर हो रहा है, और फेलियर होने के रीजन कुछ कॉमन रीजन होते हैं कि हाँ, इसी वजह से फेल हो रहा है। तो हम उसके ऊपर एक रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं कि ये फेल होने का रीजन क्या है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमको प्रीवियस हिस्ट्री से ही पता चलता है, तो प्रीवियस हिस्ट्री हमको पता है इसकी, तो हम वो फेल होने का रीज़न को हम एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन हम पहले से ही निकाल सकते हैं। तो इसमें मोर फोकस ऑन क्रिटिकल इक्विपमेंट। ज़्यादातर ये जो स्ट्रेटजी है वो क्रिटिकल इक्विपमेंट पे ही ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट में हमको काफ़ी सारे टाइम मिल जाता है, उससे प्लांट का प्रोडक्शन कम नहीं होगा या प्लांट बंद नहीं होगा। तो वो उसमें हमको ज़्यादा टाइम मिलता है। क्रिटिकल इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि हार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, मतलब क्रूशियल होते हैं, वो बंद होने से प्रोडक्शन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, तो वो क्रिटिकल होते हैं। तो इसमें हमको इनकॉर्पोरेट करना है रूट कॉज एनालिसिस को। आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुआ। और उसके डिसएडवांटेज ये है कि स्किल टीम चाहिए, क्योंकि रूट कॉज एनालिसिस के भी बहुत सारे टूल्स होते हैं रूट कॉज करने के लिए, प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए काफ़ी सारे उसमें टूल्स, काफ़ी सारे थियरीज रहती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तो स्किल टीम चाहिए एक। और दूसरा उसके लिए ट्रेन पर्सन भी चाहिए, वो ट्रेनिंग को। लेकिन ये सब डिसएडवांटेज इसमें निग्लिजिबल है, बिकॉज आप किसी चीज़ को बार बार फेल होने से बचा रहे हो, तो वो बहुत ही हाईली कॉस्टिंग में जो हमको लॉस हो रहा है लाखों में करोड़ों में, वो आप बचा रहे हो, तो ये कुछ निग्लिजिबल कॉस्टिंग है उसके सामने। तो हमने जो 4 मेंटेनेंस के टाइप या प्रैक्टिस देखा, वो ये है कि ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव। तो अगेन मैं आपको शॉर्टकट की इसकी यहाँ पे बता देता हूँ कि फिक्स इट व्हेन इट ब्रोक। ओके, प्रिवेंटिव में क्या है, फिक्स इट बिफोर इट फेल, फेल होने से पहले ही हमको उसको फिक्स करना है। फिक्स इट व्हेन इट स्टार्ट टू फेल। ठीक है, प्रिडिक्टिव में क्या करें कि जैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट हुआ ना, वहाँ हमको इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, तो हम जब अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हमको पता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो ये प्रिडिक्टिव है कि हमको पता है कि इसको मैं अभी यहाँ से कंट्रोल नहीं करूँगा तो ये अल्टीमेटली मेरे हार्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। हम उसको तभी से उसको हम रोकने के लिए जो भी करना पड़ता है, जो भी आप मेडिसिन कर रहे हो या फिर रूटीन आपका लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हो, तो वो एक प्रिडिक्टिव मैनर्स में होगा। ठीक है, प्रोडक्टिव क्या हो गया, फिक्स इट बिफोर इट स्टार्ट टू फेल। फेल होने से पहले ही आप उसको फिक्स कर रहे हो। जैसे कि प्रोएक्टिव में आप बोलते हैं ना कि ये कोई बंदा बहुत ही एक्टिव है। एक्टिव मतलब हम प्रोएक्टिव अप्रोच प्रैक्टिकली हमारा जो लाइफ में देखा जाए, तो हम लोग एक पीरियोडिक मेडिकल चेकअप करवाते हैं, काफ़ी सारे लोग। पता होता है कि उसमें ईसीजी करवाते, ये करवाते, तो हम प्रोएक्टिव रहते हैं। कुछ स्टार्ट ही नहीं होने देना पहले, उससे पहले ही हमको हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये शॉर्टकट किए, इस आई होप कि इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे आप, और आपको उसको ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए कि बहुत ही अच्छी मेथड है ये, जैसे कि मैंने बताया। ओके, नाउ अभी हम उसका और देखेंगे कि ब्रेकडाउन जो है उसके कुछ कुछ जो मैंने पॉइंट्स उठाए कि लार्ज मेंटेनेंस बजट, बजट ज़्यादा चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और पीरियोडिक कंपोनेंट रिप्लेसमेंट वो आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी चीज़ आपको प्रिवेंटिव में मिला फॉल्टी, तो आप उसको रिप्लेस करना पड़ता है। लार्ज मेंटेनेंस बजट ब्रेकडाउन में आपको रखना पड़ेगा, कभी भी फेलर हो सकता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या है कि मेंटेनेंस डिसीजन बेस्ड ऑन इक्विपमेंट कंडीशन, मतलब इक्विपमेंट के कंडीशन के साथ उसके ट्रेंड, लास्ट
जैसे ही हो इनिशियल कंडीशन जैसे ही ट्रेंड हो तो उसको कोई करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप उसको चला सकते हो। हाँ, कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है तो आप उसको मेंटेनेंस प्लान करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो है प्रोएक्टिव, उसमें क्या है कि मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव फेलियर रूट कॉज, उसमें रूट कॉज एनालिसिस करना है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।